हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्पेशली टेस्ट लगाएंगे जीके और जीएस का। और लेवल जो था, बच्चों के मैसेज थे कि सर थोड़ा लेवल बढ़ाइए, तो हमने पहले वीडियो में चर्चा की थी कि लेवल को है धीरे धीरे क्या है अप करते चले जाएंगे। आज थोड़े लेवल को क्या है अप किया है और आपको टारगेट दे रहे हैं 25 क्वेश्चनों का टेस्ट है, जिसमें से आपको 20 का टारगेट दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज को। देखिए आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है। देखिए जो क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं, इसमें शामिल किए गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो पीछे 17 अप्रैल को ऑनलाइन परीक्षा लगी थी, उसी परीक्षा में पूछे गए। सिर्फ उन क्वेश्चनों की क्या भाषा चेंज की गई है। देखिए पहला क्वेश्चन है, दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है। देखिए दूध का रंग जो है वो सफेद किसके कारण होता है। सबसे पहले तो ये बता दें कि दूध का रंग जो सफेद होता है और प्रोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रोटीन के कारण। सबसे पहले मुख्य बात तो यह ध्यान रखें। दूसरा देखिए किसके कारण होता है, तो वो केसिन के कारण होता है। दूध में जो है वो केसिन नामक क्या है प्रोटीन पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा में कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो वो केसिन प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण दूध का रंग क्या है सफेद होता है। दूसरा देखिए एक पूछा जाता है गाय का या पीला रंग पूछा जाता है कि दूध का जो है वो पीला रंग किसके कारण होता है, या गाय का दूध जो है वो पीला किसके कारण होता है। तो उसमें भी क्या है केरोटीन जो है, केरोटीन नामक क्या है प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण गाय का दूध क्या है हल्का पीला होता है। क्या होता है? हल्का पीला होता है। और दूध का सफेद पूछा जाए तो केसिन के कारण होता है, केसिन प्रोटीन के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टोरेज बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। देखिए स्टोरेज बैटरी जो होती है मुख्यतः जो घरों में जो यूज करते हैं वो स्टोरेज बैटरी होती है, उसमें मुख्यतः किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र भी ध्यान रखें, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? H2SO4 है। हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए उसमें क्या है सीधा सूत्र दिया हो, तो ये ध्यान रखें H2SO4 जो होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या है सूत्र होता है। दूसरा देखिए स्टोरेज बैटरी में उपयोग निर्माण करते हैं उस समय क्या प्रयोग किया जाता है। अम्ल की बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है, निर्माण में इसका क्या प्रयोग किया जाता है, निर्माण किससे किया जाता है, तो इसका किया जाता है सीसा जिसको क्या कहते हैं लेड। क्या कहते हैं? लेड कहते हैं। और इसका संकेत भी ध्यान रखें, संकेत भी पूछा जाता है, तो संकेत होता है इसका पीपी, जो क्या है स्टोरेज बैटरी के निर्माण में इसको क्या है उपयोग करते हैं। अम्ल की बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का क्या है उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य से आने वाली अल्ट्रासाउंड को कौन सी गैस रोकती है। देखिए अल्ट्रासाउंड जो होती है ये क्या होती है? किरणें होती है। क्या होती है? किरणें होती है। और इनको कौन सी गैस रोकती है या परत रोकती है। देखिए किस परत से क्या है पृथ्वी तक इन किरणों को पहुंचने के लिए क्या है उनकी रक्षा करती है, सुरक्षा करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन परत। क्या हो जाएगा? ओजोन परत। ये ध्यान रखिए, गैस पूछा जाएगा ओजोन परत। देखिए अल्ट्रासाउंड किरणें होती है ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। क्या होती है? हानिकारक होती है। अगर बात करें शरीर के किस अंग को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाती है, तो ये हमारी त्वचा को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाती है, जिसके कारण क्या है कैंसर जैसी बीमारी होने के क्या है चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये किस अल्ट्रासाउंड किरणों को रोकती कौन सी परत है, तो ओजोन परत रोकती है। फिर ओजोन परत से स्थिति पूछी जाती है, स्थान पूछा जाता है कि ओजोन परत जो है वो मंडल कौन से मंडल में पाई जाती है। तो मुख्यतः जो है समताप मंडल। कहां पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। अगर ऑप्शन में पूछा जाए किसके मध्य पाई जाती है, तो ये समताप और क्षोभ मंडल। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ऑप्शन में दो इंक्लूड किए हो, तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य पाई जाती है, क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर पाई जाती है। ठीक है। और मुख्यतः एक मंडल दिया हो तो इसका सही आंसर हो जाएगा समताप मंडल में यह पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक एथलीट को त्वरित यानी तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या दिया जाता है।
त्वरित, त्वरित का मतलब होता है तुरंत ऊर्जा प्राप्त के लिए क्या दिया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक एथलीट को क्या है, कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। क्या दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट इसको दिया जाता है तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका के अंतर्गत कोशिका के किस अंग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। कोशिका जो है उसके अंतर कोशिका के किस अंग के अंदर क्या है, प्रोटीन का क्या है, संश्लेषण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइबोसोम, सॉरी लाइसोसोम। क्या हो जाएगा, लाइसोसोम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सोनार का प्रयोग किस द्वारा किया जाता है। देखिए सोनार जो है वो एक किरण है, क्या है, सोनार क्या है, एक किरण है, उसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो ए ऑप्शन है गोताखोर द्वारा या तटरक्षा द्वारा, और सी है सेना द्वारा, और डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोताखोर द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है, देखिए पानी के अंदर किसी स्थान की स्थिति या दूरी या दिशा या पानी का क्या है, वेग मापने के लिए, पानी का क्या है, वेग पूछा जाए, पानी का वेग किस किरणों द्वारा मापा जाता है, तो सोनार का प्रयोग क्या है, सोनार किरणों का प्रयोग करके क्या है, मापा जाता है। और इसका प्रयोग कौन करता है, तो गोताखोर करता है। अगर पूछा जाए पानी का वेग किससे मापा, ये गहराई में मापा जाता है, ज्यादातर इसका प्रयोग क्या है, समुद्र की गहराई में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रिप्सिन का निर्माण कहां होता है, ट्रिप्सिन का निर्माण कहां होता है, तो सबसे पहले तो यह ध्यान रखें ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, इसका निर्माण कहां होता है, कहां पाई जाती है, तो इसका अग्नाशय ग्रंथि में होता है। क्या होता है, अग्नाशय ग्रंथि में इसका क्या है, निर्माण होता है। देखिए अग्नाशयी क्या होता है, एक रस होता है, अग्नाशयी क्या होता है, रस होता है, जो कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, वो अग्नाशय ग्रंथि स्रावित करती है, और उस रस के अंदर क्या है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, अगर पूछा जाए ट्रिप्सिन एंजाइम कहां पाया जाता है, तो अग्नाशय ग्रंथि में पाया जाता है। अग्नाशय ग्रंथि जब है अग्नाशयी रस को क्या है, स्रावित करती है उस समय। अब बात रहती है ट्रिप्सिन के कार्य, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करना, प्रोटीन का पाचन करना। प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब को क्या है, किस स्केल द्वारा मापा जाता है, किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है, बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, C6H12O6 किसका रासायनिक सूत्र है। देखिए C6H12O6 किसका एक रासायनिक सूत्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, जिसको ये हाई कार्बोहाइड्रेट जिसमें सर्वाधिक मात्रा जो होती है वो ग्लूकोज में ही क्या है, होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, गैसों को जब नियमिति पर ठंडा किया जाता है, गैस को ठंडा किया जाता है, तो उसके आयतन और तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए कोई गैस है, उसको क्या है, ठंडा किया जाता है, तो ठंडा करने पर गैस का आयतन और तापमान जो है वो क्या है, दोनों घटेंगे। देखिए ठंडा करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, ठंडा होगा तो टेम्परेचर क्या है, डाउन हो रहा है तो कम होगा। बात रहती है आयतन की याद रखने की, तो आयतन क्या है, घनत्व क्या है, गैस को ठंडा करेंगे तो क्या है, आयतन क्या है, घटेगा। इसे याद रखेंगे। जब मान लो आपसे पूछा जाए गैसों को गर्म किया जाता है, तो गर्म किया जाता है तो तापमान क्या होगा, बढ़ेगा, तो उससे याद रखें आयतन भी बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो आयतन भी घटेगा। इसकी विपरीत डेफिनेशन है वो ध्यान रखें, जैसे बर्फ का पूछा जाता है, बर्फ जमता है यानी सरल भाषा में बोल सकते हैं ठंडा होता है, जमता है, तो उसका क्या है, आयतन बढ़ता है, आयतन क्या होता है, बढ़ता है। और घनत्व की बात करें तो घनत्व क्या है, घटता है। बर्फ जब जमती है तो उसका क्या है, आकार पानी से क्या है, ज्यादा हो जाता है, आयतन बढ़ जाता है। आयतन याद रखना, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, अगर आयतन घटता है तो घनत्व क्या है, बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सुंडागर्त, जीके के क्वेश्चन आ गए, सेकंड पार्ट आ गया। इसमें पूछा गया है सुंडागर्त किस महासागर में स्थित है,
सुंडा गर्त जो है वो किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में स्थित है। कहां स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। और हिंद महासागर का ये सबसे गहरी खाई या खाई को क्या है? गर्त बोलते हैं। अगर पूछा जाए हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, सबसे गहरी खाई कौन सी है, तो सुंडा खाई है। मुख्य क्वेश्चन क्या होता है? सुंडा जो गर्त है इसको जावा गर्त के नाम से जाना जाता है। जावा गर्त ही पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? जावा गर्त का ही उपनाम क्या है? सुंडा गर्त है। तो यह ध्यान रखिए, जावा गर्त जो है वो हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त यानी सबसे गहरी खाई है। अब बात रहती है सबसे बड़ा महासागर पूछा जाता है। तो बड़ा महासागर जो कौन सा है? तो वो प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा या गहरा इसका गर्त पूछा जाता है। तो सबसे गहरा और सबसे बड़ा कौन सा महासागर है? तो प्रशांत महासागर। क्लियर है? अब पूछा जाता है कि सबसे गहरी गर्त या खाई, गर्त सबसे गहरी गर्त जो है वो कौन सी है जिसके कारण किया गया प्रशांत महासागर सबसे गहरा है? तो मेरियाना गर्त या खाई जो है वो सबसे गहरी खाई है। और वो कहां स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसके कारण क्या है? सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर अगला है, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जायकवाड़ी परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो ये गोदावरी नदी पर स्थित है। कहां स्थित है? गोदावरी नदी पर स्थित है। और इसके साथ साथ ये ध्यान रखिए, महाराष्ट्र कहां स्थित है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ये क्या है? स्थित है। ये ध्यान रखें। अब परीक्षा लगी थी उसमें प्रथम नहीं पूछा गया था, टीम से रिलेटेड खेल से क्वेश्चन पूछा गया तो उप पूछा गया था, विजेता नहीं पूछा गया, प्रथम नहीं पूछा गया, दूसरा पूछा गया था। तो ये ध्यान रखें, राज्य नहीं पूछा जाएगा क्योंकि लेवल थोड़ा बढ़ा दिया यार मैंने। तो जिला याद रखें औरंगाबाद। तो कहां स्थित है? औरंगाबाद में यह स्थित है। और ये जायकवाड़ी परियोजना जो है इसका उद्घाटन जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा इसका क्या है? उद्घाटन किया गया था। और ये गोदावरी नदी पर स्थित है। सबसे मुख्य यह बात ध्यान रखें, ये औरंगाबाद जिले में स्थित है। और ये इसका मुख्य जो सिंचाई के लिए यह मानी गई है। चलिए अगला देखिए, वेट किस प्रकार का कर है? वेट जो है क्या है? वर्धित कर है। वो किस प्रकार का कर है? तो वेट कर जो है वो अप्रत्यक्ष कर है। क्या कर है? अप्रत्यक्ष कर है। बात यह ध्यान रखें, वेट दिया हो या इसको हिंदी में बोलते हैं मूल्य वर्धित कर। क्या बोलते हैं? मूल्य वर्धित कर। मूल्य वर्धित कर किसको बोलते हैं? वेट कर को बोलते हैं। और यह अप्रत्यक्ष करों की क्या है? श्रेणी में आते हैं। कहां लागू होता है? तो ये सेवाओं, ये किस पर लागू होता है? वेट कर जो है वो किस पर लागू होता है? तो ये सेवाओं और बिक्री पर क्या है? ये लागू होता है। किस पर लागू होता है? सेवाओं और बिक्री पर यह लागू होता है। अब रहती है मुख्य बात रहती है अंडमान निकोबार और द्वीप समूह। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो हैं दो मात्र ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिस पर क्या है? वेट कर यानी मूल्य वर्धित कर लागू नहीं होता। बाकी सभी भारत के सभी स्थानों पर यह कर लागू होता है। हो सके आपसे पूछा जाए कि कहां लागू नहीं है, तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप पर यह लागू नहीं है। बाकी पूरे भारत में यह कर क्या है? लागू है। और किस पर लागू है? तो सेवाओं और बिक्री कर पर क्या है? लागू है। और हिंदी में इसको क्या है? मूल्य वर्धित कर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सोनपुर मेला का आयोजन किस जिले में होता है? देखिए सोनपुर मेला जो है वो भारत का सबसे बड़ा मेला है। तो कहां आयोजित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैशाली, बिहार के अंदर। कहां? वैशाली, बिहार के अंदर। क्वेश्चन पूछा गया है, सोनपुर मेले का नाम दिया गया है। अगर ये सोनपुर मेला जो है ये सबसे बड़ा पशु मेला, सबसे बड़ा क्या है? पशु मेला है। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो सोनपुर बिहार का मेला है। और कहां लगता है? तो वैशाली जिले, बिहार राज्य में आयोजित होता है। अब बात रहती है, पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा मेला, अगर बड़ा मेला पूछा जाए, पशु मेला पूछा जाए तो क्लियर है सोनपुर होता है। मेला पूछा जाए तो कुंभ का मेला होता है। ये ध्यान रखें, कुंभ का मेला जो है वो भारत का क्या है? सबसे बड़ा मेला है, जो भारत के 3 स्थलों पर क्या है? आयोजित किया जाता है। प्रत्येक 4 वर्ष बाद ये
मेला भरता है। एक स्थान से, अब ये पूछा गया था कि एक स्थान से दोबारा स्थान जो है उसी स्थान पर क्या है दोबारा मेले का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल से होता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर 12 वर्षों में क्या है आयोजित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एशिया कप हॉकी की शुरुआत कब हुई थी? एशिया कप हॉकी की शुरुआत जो है वो किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में हुई थी। और एशिया कप हॉकी जो है सर्वप्रथम कहां आयोजित हुए थे? 1982 में पूछा जा सकता है। तो कहां आयोजित हुए थे? तो पाकिस्तान में। कहां आयोजित हुए? पाकिस्तान में आयोजित हुए। और उसमें विजेता भी क्या है? पाकिस्तान ही रहा था। दूसरा देखिए, भारत ने एशिया कप हॉकी कब जीता था? भारत ने कब जीता था? तो कब जीता था? तो 2003 में क्या है भारत ने क्या है जीता था। और उपविजेता याद रखें, उपविजेता, तो इस समय उपविजेता टीम किसकी रही थी? तो पाकिस्तान की रही थी। किसकी रही थी? पाकिस्तान की टीम रही थी। भारत ने प्रथम 2003 में जीता था। और एशिया कप हॉकी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। कहां हुई थी? संक्रमण की अगर बात करें, प्रथम संस्करण पूछा जाए तो कहां? 1982 में पाकिस्तान में आयोजित हुआ था। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में दूध नंद मिशन योजना शुरू की गई? किस राज्य में हाल ही में 2023 में जो है 2023 में इसकी क्या है शुरुआत की गई? देखिए करंट अफेयर जो है अब जो परीक्षा लगी उसमें आपने देखा होगा 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जा रहे थे। तो हमारी प्रत्येक सीरीज में क्या है हम 1-2 करंट अफेयर के क्या है ऐड करते चले जाएंगे। और अधिक अच्छे से तैयारी करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है आरएम स्टडी पॉइंट, जिस पर डेली क्या है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्या है करंट अफेयर डाला जाता है सुबह 9 बजे। तो आप अभी चैनल को ज्वाइन करें और भर्ती से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं, फैक्ट हैं जीके के, उनको क्या है टेलीग्राम पर डाला जाता है। उसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हो, तो आप वहां से ज्वाइन कर लेना या टेलीग्राम पे सर्च कर लेना आर्मी स्टडी पॉइंट। और अधिक जानकारी के लिए हमारे स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, आप किसी भी समय हमारे पास व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। चलिए देखिए क्या पूछा गया, किस राज्य में दूध नंद मिशन क्या है दूध नंद मिशन योजना जो है कब शुरू की गई थी? सॉरी कहां शुरू की? तो उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू की गई थी। कहां शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू की गई थी। यह दूध को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। एक क्रांति भी पूछी जाती है दूध को बढ़ावा देने के लिए, एक क्रांति शुरू की गई थी जिसको क्या बोला गया था? सफेद क्रांति। क्या बोला गया था? सफेद क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? दूध का बढ़ावा देना। उसी प्रकार से क्या है दूध नंद मिशन योजना जो उत्तर प्रदेश में जो क्या है सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यह शुरू की गई थी, इसका भी मुख्य उद्देश्य क्या है? दूध को बढ़ावा देना। और दूध का एक अनुसंधान केंद्र पूछा जाता है, हेडक्वार्टर मुख्यालय, तो वो कहां है? ये भी याद रखिए, करनाल, भारत में करनाल हरियाणा। दूध का क्या है हेडक्वार्टर या केंद्र जो होता है मुख्यालय जो है डेयरी अनुसंधान सॉरी, तो वो कहां है? करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है। ये भी इसके साथ साथ ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा? मैकाल पहाड़ी जो है उसका क्या सर्वोच्चम शिखर यानी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैकाल पहाड़ी जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मैकाल पहाड़ी की मुख्य बात क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 पर्वत है मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत। उन दोनों पर्वत श्रेणियों को अलग करने वाली कौन सी पहाड़ी है? तो मैकाल पहाड़ी है। ये भी पूछा गया, ये भी याद रखें। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत को कौन अलग करती है? श्रेणी को कौन सी पहाड़ी अलग करती है? तो मैकाल पहाड़ी अलग करती है। क्वेश्चन में पूछा गया मैकाल की सर्वोच्च शिखर यानी मैकाल पहाड़ी जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अमरकंटक चोटी है। कौन सी है? अमरकंटक चोटी है। कहां स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहां स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में ये क्या है स्थित है। अब बात करते हैं दोदा बेटा। दोदा बेटा जो है वो कहां है? नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पर्वत या पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? दोदा बेटा है। जो कहां स्थित है ये भी पूछा गया, तमिलनाडु राज्य में क्या है स्थित है। और अन्नाईमुडी बहुत काफी बार पूछा गया, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो केरल राज्य में स्थित है, इसकी स्थिति पूछी जाती है। तो कहां स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। और गुरु शिखर जो है वो किसकी है? अरावली की, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। जो कहां स्थित है? तो सिरोही। कहां स्थित है? सिरोही राजस्थान।
सिरोही राजस्थान में स्थित है और अरावली पर्वत जो है वो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और सबसे नवीनतम भी हमें पता होना चाहिए तो वो हिमालय पर्वत श्रृंखला है। चलिए अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। देखिए लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जो है अलग करता है, कै डिग्री चैनल करता है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय या मिनिकॉय लक्षद्वीप दोनों को क्या है, अलग करता है। दूसरा 8 डिग्री भी पूछा जाता है, 9 डिग्री 8 डिग्री सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो 8 डिग्री जो चैनल है वो मिनिकॉय और मालदीव, मिनिकॉय और मालदीव को क्या है, अलग करता है। तो कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल क्या है, अलग करता है। और 9 डिग्री चैनल है वो किसको अलग करता है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को क्या है, अलग करता है, विभाजित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। सबसे आसान क्वेश्चन है, तो 22 भाषाओं को क्या है, सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, देश का पहला लोहा इस्पात कारखाना कब स्थापित हुआ। देश का पहला लोहा इस्पात कारखाना कब स्थापित हुआ। सबसे पहले तो नाम नोट कर लें, तो इसका आयरन वर्क्स नाम से क्या है, यह स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं कब स्थापित हुआ, तो 1874 में स्थापित हुआ। कब हुआ, 1874 में स्थापित हुआ। भारत का आयरन वर्क्स के नाम से क्या है, पहला कारखाना था, भारत का पहला कारखाना, भारत का प्रथम यानी पहला कारखाना। और विश्व का पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी ध्यान रखें, विश्व का ये क्या है, चौथा कारखाना था। विश्व का क्या है, चौथा, और भारत का क्या है, पहला। अब बात करते हैं कब आयोजित हुआ, तो ये 1874 में आयरन वर्क्स के नाम से आयोजित हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंटली रहता है इसका स्थान, कहां आयोजित किया गया था, इसको कहां जो है वो स्थापित किया गया था, तो इसको कुल्टी में स्थापित किया गया। कहां स्थापित किया, कुल्टी जो है वो कहां स्थित है, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल राज्य। कुल्टी जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य में इसको आयोजित किया गया था। भारत का प्रथम और विश्व का चौथा कारखाना था, आयरन वर्क्स के नाम से 1874 में स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। पृथ्वीराज रासो पुस्तक जो है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या है, जीवनी का क्या है, वर्णन किया गया है, तो उसके लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्र बरदाई। कौन है, चंद्र बरदाई क्या है, पृथ्वीराज रासो की क्या है, लेखक है। पृथ्वीराज से इसके युद्ध इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं। इसने 2 युद्ध किए थे, 2 मुख्य युद्ध किए थे। कौन से, तराइन का प्रथम युद्ध और एक है दूसरा युद्ध। इसके मुख्यतः ज्यादातर क्या है, इसकी एक पुस्तक पूछी जाती है पृथ्वीराज रास से, और दूसरे इसके युद्ध पूछे जाते हैं। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो कब हुआ था, तो 1191 में, और दूसरा युद्ध जो है वो 1192 में लगातार ही हुए थे ये युद्ध जो है प्रत्येक वर्ष में। तो 1191 और 1200 में। और मुख्य बात यह है कि 2 ही व्यक्तियों के मध्य हुए थे दोनों युद्ध, पृथ्वीराज और गोरी यानी मोहम्मद गोरी, समझेंगे वो यहाँ पे, मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। पहले युद्ध में जो है वो पृथ्वीराज चौहान क्या है, विजय हुए थे। यह ध्यान रखिए, विजय अभी हाल ही में परीक्षा लगी थी, इसमें पूछा गया था कि तराइन के दूसरे युद्ध में कौन विजय हुए थे। तो पहले युद्ध में क्या है, पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे, दूसरे युद्ध में क्या है, गोरी विजय हुए थे। दोनों युद्ध जो है वो पृथ्वीराज चौहान और गोरी के मध्य हुए थे। और दूसरे युद्ध में कौन विजय हुए थे, तो दूसरा युद्ध, तो दूसरे युद्ध में क्या है, मोहम्मद गोरी विजय हुए थे, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, और कुछ समय बाद मोहम्मद गोरी ने इनकी क्या है, हत्या कर दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत देश की सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी। देखिए सबसे आसान क्वेश्चन है, सबको पता है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता। यहां से क्वेश्चन क्या है, ये नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा करता है या नहीं करता है। तो देशों के नाम याद रखें, ये इतना इंपॉर्टेंटली नहीं है। भारत के 7 देशों के साथ क्या है, सीमा लगती है। तो पहला जो है पाकिस्तान। बात करेंगे कौन कौन से सीमा से प्रति क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अफगानिस्तान, तीसरा है चीन, और चौथा है नेपाल, और 5वां है भूटान, और छठा जो है हमारा कौन सा हो गया, बांग्लादेश।
और सातवां जो है वो कौन सा है, म्यांमार। म्यांमार जो है वो, जिसकी राजधानी बर्मा है, ठीक है। तो ये देशों की क्या है, भारत 7 सीमा लगती है। अब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये पूछा, निम्न में से किस देश के साथ भारत क्या है, सीमा साझा करता है या नहीं करता। फिर पूछी जाती है लंबाई, लंबी या अधिक या कम या छोटी जो है किस देश के साथ लगती है। तो सबसे लंबी जो लगती है वो बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी लंबाई पूछी गई थी, हाल ही में परीक्षा लगी थी, लंबाई कितनी है, तो 4096 किलोमीटर लगती है। कितनी, 4096 किलोमीटर लगती है। 5 राज्यों के साथ लगती है, यह भी याद रखें। कितने राज्यों के साथ लगती है, 5 राज्यों के साथ लगती है। लंबाई पूछा जाए तो 4096 किलोमीटर लगती है, 5 राज्यों के साथ लगती है। कौन से देश की लगती है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है। अब बात करते हैं कम या छोटी या न्यूनतम जो किस देश के साथ लगती है, तो अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान देश के साथ लगती है। कितनी लगती है, एक मात्र 106 किलोमीटर लगती है। एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर के साथ लगती है, सिर्फ 106 किलोमीटर। क्लियर है यहां से, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है कि यहां 2011 लिख लेना, 2011। यहां से प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन जनगणना से रिलेटेड बार बार उन्हीं क्वेश्चनों को पूछा जा रहा था। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का न्यूनतम लिंगानुपात है, इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार प्रत्येक शिफ्ट में रिपीट किया जा रहा था। आप देख लेना पीछे उठाकर, ऐसी एक भी शिफ्ट नहीं थी जिसमें 2011 की जनगणना से और सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्या है कोई क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो 2011 की जनगणना है उसको क्या है, दोहरा लें एक बार, और सिंधु घाटी सभ्यता को भी क्या है अच्छे से रीड कर लें। और साथ साथ में हम भी क्या है, प्रत्येक टॉपिक से हमारी टीम ने आंकड़ा जो तैयार किया है, जो दिसंबर तक क्या है हम 3 बार सिलेबस को क्या है, जीके और साइंस को क्या है कवर कर देंगे। और साथ साथ में अभी जल्दी हमारी शाम को क्या है मॉडल टेस्ट के साथ लाइव क्लासें भी शुरू हो जाएगी, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। 2011 की जनगणना के सबसे अधिक लिंगानुपात यानी सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो है वो किस राज्य का है। लिंगानुपात जो होता है वो प्रत्येक 1000 पुरुष पर क्या होता है, महिलाओं की संख्या, महिलाओं की क्या है संख्या होती है लिंगानुपात। तो 1000 पुरुष पे जो है किस राज्य में 1000 से 1000 पुरुषों से क्या है 1000 अधिक महिलाओं की संख्या है, तो वो कौन सा है, केरल राज्य है। कौन सा है, केरल राज्य के। अब बात करते हैं कम, 1000 पुरुष से कम महिला, 1000 महिला कम लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो हरियाणा राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन, पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है। पंकज अडवाणी का संबंध जो है वो किस खेल से है, तो स्नूकर खेल से है। क्या है, स्नूकर खेल से। यहां से क्वेश्चन पंकज अडवाणी से रिलेटेड क्यों क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इन्होंने 23 बार, कितने 23 बार विश्व चैंपियन विजेता रहे हैं। क्या है, 23 बार विश्व विजेता चैंपियन रहे हैं। और इनको भारत के जो है सभी अवार्ड लगभग इनको दिया गया है। मुख्य जो होता है नागरिक, सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, वो भी इन्हें दिया गया था। और खेल क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है राजीव गांधी खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न। इनके अवार्ड इंपॉर्टेंट है, अवार्ड पूछे जाएंगे, ज्यादा ये नहीं पूछा है कितनी बार विश्व चैंपियन जीती थी। खेल से संबंध आप सबको बता दिया, स्नूकर से है, भारत रत्न से भी सम्मानित थे, ये राजीव गांधी खेल रत्न से भी सम्मानित थे। और अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल पुरस्कार जो है ये भारत का खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है, जिसका हाल में अब इसका नाम भी चेंज कर दिया है। इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न रख दिया गया इसका नाम। फिर इन्हें दिया गया अर्जुन अवार्ड जो क्या है विशेष कोच को, विशेष प्रदर्शन खिलाड़ी जो उत्कृष्ट जो दिखाता है उसको दिया जाता है। और पद्म भूषण भी इनको दिया गया है। ये 4 अवार्ड इनको क्या है दिए गए हैं। और इनको द गोल्डन बॉय नाम से भी जाना जाता है। ये और लिख लें मुख्य बात, द गोल्ड बॉय के नाम से इन्हें क्या है जाना जाता है। अगला देखिए, टी शब्द का संबंध किस खेल से है। एक मिनट, पंकज अडवाणी हो गया। टी शब्द का खेल जो संबंध जो है वो किससे है, गोल्फ खेल से संबंध है। किस खेल से है, गोल्फ खेल से इसका क्या है संबंध है। चलिए अगला,
आज का सेक्शन को हम यहीं समाप्त करते हैं। यहां तक ही था, 25 क्वेश्चन थे। आपको टारगेट जो है वो 20 क्वेश्चनों का क्या है टारगेट दिया गया था 25 में से। आप एक बार कमेंट अवश्य करके बताएं कितने क्वेश्चन हैं, और हमारे साथ जुड़े रहिए। धीरे धीरे लेवल को क्या है बढ़ाते चलेंगे, और पूर्ण सिलेबस का हम क्या है दावा करते हैं 2 बार कंप्लीट कर देंगे। जल्द ही हमारी क्या है डेली लाइव क्लासें भी क्या है स्टार्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। और सेडा क्लासेस परिवार का सदस्य बनना अवश्य ना भूलें। अगर अभी तक आपने सेडा क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।